Good afternoon, friends. Um, in continuation of chapter number 6, molecular basis of inheritance. Today we are going to take DNA replication only. This is the only topic we are going to take due to shortage of time. Okay, DNA replication. Okay, so let's start. DNA replication. This is एक्चुअली जब इसके बारे में बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब सेमी कंजर्वेटिव से मतलब क्या है यहाँ पर? सेमी कंजर्वेटिव से मतलब ये है कि जैसे ये हमारा डीएनए है, ये डीएनए है और इसका सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन अगर होगा तो इसके दोनों हेलिक्स ये 3' 5' है तो दूसरा मान लिया जाए 5' 3' है, ये दोनों हेलिक्स अलग हो जाएगी। मान लिया जाए ये एक हेलिक्स अलग हो गई और ये दूसरी हेलिक्स अलग हो गई, ये 3 to 5 अलग हो गई और ये 5 to 3 भी अलग हो गई। ठीक है, अब क्या होगा? अब जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो इस तरीके से होगा, ऐसा होगा, यानी कि अब ये 3 to 5 जो थी इसके लिए 5 to 3 हेलिक्स का रेप्लिकेशन हो जाएगा और जो 5 to 3 थी उसके लिए 3 to 5 हेलिक्स का रेप्लिकेशन हो जाएगा। अब इन दोनों ही डीएनए को जब हम देखते हैं तो इन दोनों डीएनए का जो 50% पार्ट है वो कंजर्वेटिव है यानी कि पेरेंटल है और 50% पार्ट जो है वो न्यूली सिंथेसाइज हुआ है। तो इसीलिए हम इसको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से जाने जाते हैं एंड दिस इज़ द बेस्ट मॉडल फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसको सिंपली एक तरीका और है समझने का। मान लिया जाए कि ये हमारा डीएनए है जिसके ये न्यूक्लियोटाइड हैं ATC, मान लिया जाए 3 ही है तो इस A के सामने यहाँ पर T होगा, T के सामने यहाँ A होगा, C के सामने यहाँ पर G होगा। जब इस डीएनए को रेप्लिकेट होना होता है तो ये दोनों हेलिक्स अलग हो जाती है, ये हेलिक्स अलग हो गई और दूसरी हेलिक्स अलग हो गई, ये A और ये T और ये C अलग हो गया और यहाँ पर ये T, ये A और ये G दोनों हेलिक्स अलग हो गई और इन दोनों हेलिक्स के अलग होने के बाद अब यहाँ पर जब रेप्लिकेशन होगा तो इस तरीके से नई हेलिक्स बनेगी, A के सामने T के सामने A, C के सामने G। तो इस डीएनए को जब आप देखेंगे तो दिस डीएनए इज़ 100% कॉपी ऑफ द पेरेंटल डीएनए। सिमिलरली यहाँ पर जो दूसरा हेलिक्स है वो भी रेप्लिकेट करके T के सामने A के सामने T, G के सामने C, इस डीएनए को भी जब आप देखेंगे तो it is also 100% copy of the parental DNA. So this is what semi conservative model of DNA replication, जिसमें जो नया डीएनए होता है वो उसमें 50% कंजर्वेटिव पार्ट होता है पेरेंट का और 50% पार्ट उस कंजर्वेटिव पार्ट के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, इसलिए जो डीएनए बनता है, जो नया डीएनए बनता है वो पेरेंटल डीएनए का 100% कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और आगे हम चले यहाँ पर तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, इन दिस मॉडल द 2 strands ऑफ द पेरेंटल मॉलिक्यूल सेपरेटेड एंड ईच एक्ट एज टेम्पलेट फॉर अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। जो अभी हमने बात की थी कि यहाँ पर न्यू डीएनए कंसिस्ट ऑफ 1 पेरेंटल एंड 1 न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, बिल्कुल इसी के बारे में हम बात कर चुके हैं अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एज द 2 डीएनए स्ट्रैंड ओपन एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कौन सा पॉइंट होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहाँ रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। यदि हम यहाँ आगे की बारे में बात कर रहा हूँ मैं, यदि हम बैक्टीरियल डीएनए के बारे में बात करेंगे तो बैक्टीरियल डीएनए में आपको एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन एक ही जगह पर रेप्लिकेशन फ्रॉक का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जो क्या बोलना चाहिए, बबल, ये बबल सिर्फ एक ही जगह देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक डीएनए के बारे में बात करेंगे तो यूकैरियोटिक डीएनए में आपको एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन कई जगह पर बॉल्स देखने को मिल सकती है। बॉल का मतलब ये कि ये यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पर नया डीएनए बन रहा है। ठीक है, डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड होना पड़ेगा ना जब रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड्स थे हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो टूट जाते हैं, इस जगह टूट गए और यहाँ ये डबल स्ट्रैंड से अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया और उसका
दूसरा जो डीएनए है वो यहाँ पर रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक में ये कंडीशन देखने को मिलेगी, सिर्फ एक जगह पर आपको बबल्स देखने को मिलेगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में, यूकैरियोटिक डीएनए में आपको ये कई जगह पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हम जब बात करते हैं तो दिस इज़ व्हाट वी कैन से एंजाइमेटिक प्रोसेस। बहुत सारे एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो रेप्लिकेशन को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला एंजाइम है हमारा हेलिकेज एंजाइम। तो सिंपली आप इस डायग्राम को देखिए, ये डीएनए के दोनों हेलिक्स को इसने क्या किया, जैसे जैसे इस हेलिकेज और आगे बढ़ता जाएगा, ये जो टार्शन वाला जो डीएनए, जो क्वाइल्ड डीएनए है, ये क्वाइल्ड डीएनए अनक्वाइल्ड होते हुए दोनों हेलिक्स अलग होती हुई दिखाई देगी आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते दिखाई देंगे। तो हेलिकेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एज वेल एज रिमूविंग ऑफ टार्शन या क्वाइलिंग इन डीएनए। ठीक है, तो ये सबसे पहला एंजाइम, और इसके बिना रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। जब तक डीएनए डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड आएगा तभी तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जोड़ के दूसरी स्ट्रैंड बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे हेलिकेज ने ये काम कर दिया। पहला हेलिक्स, सबसे पहले एंजाइम आया और उसने अपना ये काम कर दिया। अब अगला एंजाइम आएगा प्राइमेज। अगला एंजाइम क्या आएगा? प्राइमेज। अब प्राइमेज को आप एक और नाम से भी जान सकते हैं, जानिएगा इसको हम आरएनए पॉलीमरेज भी कहेंगे। क्या कहेंगे? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। क्यों कहेंगे आरएनए पॉलीमरेज? आरएनए पॉलीमरेज इसलिए कहेंगे इसको, आरएनए पॉलीमरेज इसलिए कहेंगे क्योंकि ये एंजाइम जो होता है वो डीएनए के ऊपर आरएनए को बनाता है। यानी कि डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज एक तरीके से ट्रांसक्रिप्शन करने वाला एंजाइम है, लेकिन ये जो कि डीएनए के अकॉर्डिंग आरएनए बनाता है। अब अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज का क्या काम है यहाँ पर? आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है आप देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है इसका। मान लिया जाए कि ये एक हमारी डीएनए हेलिक्स है, इस डीएनए हेलिक्स के ऊपर ये ए है, ये टी है, ये सी है और ये जी है। ठीक है, इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब इसको रेप्लिकेट करेगा, इस स्ट्रैंड को मान लिया जाए कि 3' to 5' है, तो इसको 5' to 3' नई स्ट्रैंड उसको बनाना है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? मैं अभी आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर जा रहा हूँ ना, आरएनए पॉलीमरेज को भूल मत जाना, हम आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बात कर रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज जब डीएनए से आरएनए बनाता है तो उसका डीएनए रेप्लिकेशन में क्या रोल है। ठीक है, और वो डीएनए पॉलीमरेज के पहले आ गया तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले हम क्यों आना पड़ा उसको, ये इसके बारे में बात करेंगे। तो अब ये जो हमारी स्ट्रैंड है जो ओपन हो गई थी, इस स्ट्रैंड को रेप्लिकेट करना है, डीएनए बनाना है। तो यहाँ पर इस एडिनोसिन के सामने क्या जोड़ना है? थाइमीन जोड़ना है ना, थाइमीन जोड़ना है। डीएनए पॉलीमरेज आएगा, वो थाइमीन लेके आएगा। ठीक है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जो वर्किंग एबिलिटी होती है वो क्या चाहता है कि वो इस थाइमीन को इस डीएनए में फिक्स करने के लिए पहले हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाना चाहता है। वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाना चाहता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता वो, तो ये टी इस ए के साथ में फिक्स हो जाता। ये टी क्या हो जाता? इस ए के साथ में फिक्स हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो हमारा स्ट्रैंड था जिसमें ये ए था, इसके सामने डीएनए पॉलीमरेज इसको टी को लेके आएगा, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाना चाहता है, वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना चाहता है। किसके साथ बनाएगा? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किसी के साथ नहीं बना सकता, अभी कुछ है ही नहीं उसके पास। भाई फास्फोडाइस्टर बॉन्ड तो अपनी ही हेलिक्स के न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनता है ना, तो यहाँ तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए मान लिया जाए कि यहाँ पर ये सी था, तो इसके सामने जी को लेके आएगा यहाँ पर, तो ताकि इस टी और जी के बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाए। लेकिन जब तक ये जी को लेके आएगा तब तक ये टी फ्री रहता है और ये घूमने निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर जी अकेला रह गया। अब फिर जी किसी के साथ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना चाहता है, तो फिर यहाँ पर यहाँ मान लिया जाए टी था तो उसके सामने ये ए ढूंढ के लाएगा, तब तक ये जी फ्री होगा, ये निकल जाएगा। तो यहाँ रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता, डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले ही फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए कौन आएगा? इसलिए आएगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। तो वो क्या करेगा? वो इस ए के सामने
टी तो नहीं ला सकता, लेकिन क्या ले आएगा, यू ले आएगा। क्या ले आएगा, यू ले आएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा और इस यू को फिक्स कर देगा, इस यू को फिक्स कर देगा। अब हमारा डीएनए पॉलीमरेज आए, वो इस साइटोसिन के सामने जी को लेके आए, जी को लेके आ गया। अब वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनना चाहता है, बिल्कुल बना दीजिए, बना देगा वो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर यू पहले से है, एक न्यूक्लियोटाइड पहले से है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, बना लीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना लीजिए, बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद में उस टी के सामने क्या लेके आना चाहता है, ए ले आया, बिल्कुल ले आया। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना, बना लीजिए, बना दिया। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना, बना दीजिए, ठीक है। तो दिस यू इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये यू कौन लेके आया, आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि आरएनए प्राइमेज। दिस आरएनए प्राइमेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिगनिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। दैट्स वाई दिस प्राइमेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डीएनए के ऊपर ये आरएनए बना है, यहाँ पर ये आरएनए, मैंने सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड बनाया, 200 बनते हैं, कितने बनते हैं, 200। और उसका जो टर्मिनल होता है वो किसी राइबोज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है, ताकि वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दे और रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंटिन्यूसली आगे चली जाए, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस प्राइमेज इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देखें, अब हमारा कौन सा एंजाइम आया, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चला गया, अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया और उसने डीएनए को रेप्लिकेट करना शुरू किया। यहाँ पर ये स्टार्टिंग में, आप जब स्टार्टिंग में देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, ओके, यस। तो ये यहाँ पर ये स्टार्टिंग में जो आप देख रहे थे, ये आरएनए प्राइमर बना हुआ, क्या बना हुआ, आरएनए प्राइमर, जो कि आरएनए पॉलीमरेज ने बनाया। उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज आ गया और वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगातार रेप्लिकेशन करता हुआ इस पेरेंटल स्ट्रैंड के सामने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज जो है उसकी वर्किंग डायरेक्शन के बारे में हम बात कर लें। उसकी वर्किंग डायरेक्शन क्या होना चाहिए, वो किस तरीके से रेप्लिकेशन करता है कि ये हमारी जो स्ट्रैंड है ना, ये हमारी स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड 3' to 5' है। तो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करेगा, वो इसके सामने 5' to 3' कंटिन्यूस रेप्लिकेशन करता हुआ चला जाएगा। यानी कि उसका डायरेक्शन है, न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का जो डायरेक्शन है वो है 5' to 3'। इसको याद रखिएगा, 5' to 3', ठीक है। अब ये 5' to 3' इस स्ट्रैंड में तो मिल गया आपको डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर ओपन क्या था 3, तो 3 के सामने 5 to 3 यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन क्या यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है वो 5 नीचे की तरफ है, ठीक है, और 3 ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, 5' to 3' बनाना, ये 3' to 5' इस तरीके से है यहाँ पर, ठीक है। तो 5' to 3' कैसे बनाना पड़ेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आना पड़ेगा, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ेगा, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ेगा, जो कि आ रहा है डायग्राम में दिख रहा है आपको, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अब आप अपोजिट डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, यहाँ तो ये इस तरीके का डीएनए बनेगा, कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होगा, कंटिन्यूस स्ट्रैंड है। लेकिन दूसरा में डिसकंटिन्यूस हो रहा है। डिसकंटिन्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये इतना स्ट्रैंड, अब जैसे मान लिया जाए कि ये हमारी ये स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड है, ठीक है, जिसका डायरेक्शन था 5' to 3', ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो आरएनए प्राइमेज आया, उसने आरएनए प्राइमर बनाया, फिर हमारा डीएनए पॉलीमरेज आएगा और वो डीएनए बनाएगा ऐसा। अब चूँकि नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ ये हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड खत्म हो गया, तो यहाँ रेप्लिकेशन भी खत्म हो जाएगा। फिर आरएनए प्राइमेज ऊपर जाएगा, आरएनए प्राइमेज फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पर आरएनए प्राइमर बनाएगा, फिर हमारा डीएनए पॉलीमरेज आएगा, वो डीएनए बनाएगा इस तरीके से। फिर यहाँ आके ये खत्म हो जाएगा, पेरेंटल स्ट्रैंड खत्म हो गई, रेप्लिकेशन भी खत्म हो जाएगा ऊपर। अब आप कहेंगे कि ये ऊपर से ऐसे टुकड़े टुकड़े में क्यों कर रहा है, सीधे यहीं से कर दें ऐसा कैसा, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो हमारा हेलिकेज एंजाइम था ना, ये जो हेलिकेज था ना, ये हेलिकेज ने क्या किया, सॉरी, ये हमारा जो डीएनए था, इस डीएनए को हेलिकेज एंजाइम जब इसकी कॉइल रिमूव करता हुआ और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता हुआ जाता है, तो जितना पार्ट रिमूव हो गया उसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, डिसकंटिन्यूस हो गया, यहाँ कंटिन्यूस हो गया, इस स्ट्रैंड में कंटिन्यूस हो गया, यहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूस एक स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूस होगा। अब जैसे ही और कॉइल ओपन हो जाएगी, ये एंजाइम फिर ऊपर से रेप्लिकेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इस डायग्राम को नेक्स्ट पेज पर लेके चलता हूँ, वहाँ पर डायग्राम
देखते हैं, डिस्कस करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसका वर्किंग डायरेक्शन के बारे में यहाँ पर बात बताई हुई है। देखें आप इसको कि ये जो इसका डायरेक्शन है 3 to 5 है। 3 to 5 रेप्लिकेशन करना शुरू करेगा। मान लिया जाए, एक बार और अच्छा से समझ लीजिए इसको, ये देख लीजिए, ये दोनों हमारे स्ट्रैंड थी। इसका डायरेक्शन जो था वो 3 to 5 था, 3 to 5 था। तो यहाँ पर हमारे डीएनए पॉलीमरेज ने, मान लीजिए आरएनए प्राइमर इतना बना और उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज ने रेप्लिकेशन शुरू किया, तो यहाँ पर 5 to 3 लगातार रेप्लिकेशन करता हुआ चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इतना ही पार्ट ओपन हुआ, मान लीजिए इतना ही पार्ट ओपन हुआ था, इतना ही पार्ट ओपन हुआ था और ये यहाँ से शुरू हो गया। अब इतना पार्ट ओपन हुआ तो यहाँ पर हमारा आरएनए प्राइमेज यहाँ लगेगा, ठीक है, आरएनए प्राइमेज यहाँ लगेगा और डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से करना शुरू करेगा, रेप्लिकेशन यहाँ नीचे तक आएगा, ठीक है। अब ये हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो चला गया, यानी कि ख़त्म हो गया। 3 to 5 था, ये क्या था, ये 5 to 3 था, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 to 5 to 3 इधर ऊपर से नीचे की तरफ रेप्लिकेट करते हुआ आएगा। अब जैसे ही यहाँ पर रेप्लिकेशन एंड हुआ तब तक ये वाला पार्ट और ओपन हो गया, ये और ओपन हो गया, ठीक है। तो अब हमारा आरएनए प्राइमेज फिर यहाँ लगेगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज लगेगा, फिर उसको रेप्लिकेट करेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से ये डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन यहाँ पर होगा एक स्ट्रैंड में। तो इस स्ट्रैंड को हमने लीडिंग स्ट्रैंड कह दिया जहाँ पर कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन है, और दूसरी को हमने लैगिंग स्ट्रैंड कह दिया जहाँ पर डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसके और आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर एक और बात, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, जो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट किस तरीके से बनते हैं इसको भी देखते हैं, आइए। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ जो रेप्लिकेशन हुआ, जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में हम बात करेंगे भाई, इसमें इस स्ट्रैंड के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन चल रहा है। ये स्ट्रैंड ये वाली है जहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या था कि बीच में ये आरएनए प्राइमर यहाँ पर था, फिर ये आरएनए प्राइमर था। भाई डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो दोनों स्ट्रैंड जो बनेगी हमारे जो डॉटर डीएनए की, ठीक है, जैसे इस यहाँ पर बनी वो दोनों डीएनए हैं, तो यहाँ पर भी दोनों डीएनए होना चाहिए ना। तो आरएनए प्राइमर जो कि बार बार रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए आरएनए प्राइमर लग रहा था, यानी कि डीएनए के ऊपर जो आरएनए बन रहा था उस आरएनए को रिमूव कर दिया जाएगा। तो उसको रिमूव करने के बाद में जब आप देखेंगे तो ये डबल स्टैंडर्ड कंडीशन दिखाई देगी, फिर उसके पास में एक छोटी सी सिंगल स्टैंडर्ड कंडीशन, फिर डबल स्टैंडर्ड, फिर सिंगल स्टैंड। सच काइंड ऑफ फ्रेगमेंट्स आफ्टर रिमूविंग ऑफ आरएनए प्राइमर ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, ये फ्रेगमेंट जो अल्टरनेट डबल और सिंगल स्टैंडर्ड बन रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। इनको क्या बोलेंगे? ओकाज़ाकी। एक जापानी साइंटिस्ट है ओकाज़ाकी, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट के नाम से जाना जाता है। अब क्या हुआ कि अब ये यहाँ पर जब ये रेप्लिकेशन इधर लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूस चल रहा है, यहाँ लैगिंग स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन चल रहा है, आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के साथ साथ में जो हमारा एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड भी जोड़ेगा, ठीक है। और फाइनली पैकिंग करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम आएगा जिसका स्ट्रक्चर है H3PO4। क्या है? H3PO4, इस तरीके का OH एंड OH, ठीक है, H3PO4। ये लाइगेज यहाँ पर आकर इस जगह 3' और 5' एंड के बीच में आकर अटैच हो जाएगा, बैठ जाएगा। एक्चुअली जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम ने आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया, आरएनए की जगह डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ दिए, एक छोटा सा एंड यहाँ पर और ओपन रह जाता है जिसको अपन बोलते हैं निक एंड। तो उस निक एंड पर आकर ये लाइगेज एंजाइम ये अपने इस H3PO4 ग्रुप को यहाँ पर सेटल कर देगा और फाइनली आरएनए फाइनली जो डीएनए है तो फाइनली जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो
इस तरीके से अब ये यहाँ पर आप इसको भी, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको आप कंटिन्यूस बता सकते हैं कि यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज में सबसे पहले आरएनए प्राइमेज ने काम किया, फिर डीएनए पॉलीमरेज ने काम किया, उसके बाद में फिर एक्सोन्यूक्लियसेज ने काम किया और फिर लाइकेज ने काम कर दिया, और उसके बाद में ये कंप्लीट ये स्ट्रैंड जो है, इस स्ट्रैंड में भी आप लीडिंग स्ट्रैंड जैसा ही कंटिन्यूस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और दोनों ही जगह पर जिस तरीके से यहाँ एक डॉटर डीएनए बनता है, यहाँ पर भी एक डॉटर डीएनए बन जाएगा, जिसमें ये वाला जो पार्ट है ये कंजर्वेटिव पार्ट है, पेरेंटल पार्ट है, और जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं वो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए है। और ये न्यूली सिंथेसाइज डीएनए कैसे बना है? अकॉर्डिंग टू पेरेंटल स्ट्रैंड। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हम इस वीडियो का जो एविडेंस है, जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को जो सपोर्टिंग मॉडल है मेजल्सन एंड स्टेहाल्स एक्सपेरिमेंट, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के साथ में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।